नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती, खबर का हर चैप्टर विस्तार से खोलता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलें। और हां, न्यूज का फैमिली शो है, इसलिए सबको देखना है, सबकी अटेंडेंस लगेगी। आइए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो सबसे पहले आपको बता दूं पाठशाला में आज क्या लेकर आया हूं। पब्लिक डिमांड पर ईवीएम पर कंप्लीट क्लास आज लगाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर आप जरा पाठशाला में बताइए, ये ईवीएम पर बार बार सवाल उठता है, इस बार भी उठ गया है, सच क्या है, गलत क्या है, क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, धांधली हो सकती है, चोरी हो सकती है। आज वो कंप्लीट क्लास लेकर आया हूं, 7 चैप्टर, जिसमें आप समझ जाएंगे कि ईवीएम फूल प्रूफ कैसे है, ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम में लाइट ऑफ क्यों कर दी जाती है, आज आपको यह बताऊंगा। साथ ही आपको यूपी के रिजल्ट से पहले ईवीएम पर फुल एंड फाइनल रिजल्ट दे दूंगा, उसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। तो यह कंप्लीट चैप्टर जरूर देखिए। साथ ही गोवा में कांग्रेस ने लग्जरी रिजॉर्ट क्यों बुक किया है, इसकी भी चर्चा करूंगा आज पाठशाला में। और नतीजे आने से पहले कसम खाकर भी कांग्रेस के कैंडिडेट्स बेवफा हो गए क्या, इसकी भी बात करूंगा। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की पाठशाला, और सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास। काउंटिंग से पहले ही ईवीएम को लेकर पिछले 24 घंटे से बहुत हंगामा हो रहा है, और इसलिए आज हम ईवीएम का चैप्टर खोल रहे हैं। आज आपको चुनावी रिजल्ट से पहले ईवीएम पर फुल एंड फाइनल रिजल्ट बताने जा रहा हूं। हमारे बहुत सारे दर्शकों से ईवीएम पर क्लास लगाने की बात आई थी, इसलिए पब्लिक डिमांड पर हम ईवीएम की कंप्लीट क्लास आज लगा रहे हैं और आपको बताएंगे कि कैसे ईवीएम से वोटिंग में गड़बड़ी और हेराफेरी का कोई चांस नहीं है। लेकिन इससे पहले आपको दिखाता हूं कैसे ईवीएम की निगरानी के नाम पर सियासी स्टंट चल रहा है, कैसे काउंटिंग से पहले माहौल बनाया जा रहा है, कैसे एक प्रक्रिया का तमाशा बनाकर छोड़ दिया गया है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यह तस्वीर जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, यह बलिया की तस्वीर है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलिया की नवीन कृषि मंडी उत्पादन समिति, जहां पर मतगणना स्थल है, बनाया गया है वहां पर काउंटिंग के लिए, उसके बाहर डेरा डाल दिया। डालिए, बहुत अच्छी बात है, आप निगरानी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहीं नहीं रुक रहे, हर गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट, सीओ, दूसरे चुनाव अधिकारियों तक की गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अब ये वाले जो पक्ष है ना, ये तमाशा है, और क्यों है अभी आपको आगे बताऊंगा। दूसरी तस्वीर बरेली की, यहां परसा खेड़ा नाम की जगह के वेयर हाउस में ईवीएम रखी और यहीं पर काउंटिंग भी होगी। वेयर हाउस के पास कूड़े की गाड़ी में एक बक्सा मिला। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचा दिया कि वहां बक्से में बैलेट पेपर रखे। फिर वहां पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची, उन्हें समझाया गया कि देख लो भैया क्या है। हंगामा चल रहा है। अरे भाई, कोई वजह हो तो चीजें समझ में आती। मतगणना स्थल पर कूड़े की गाड़ी की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको कुशीनगर की तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चेकिंग अभियान चला रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े एसपी कार्यकर्ता हर गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली तक की चेकिंग की जा रही है। कुछ जगहों पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, जिस पर चुनाव आयोग ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर दी। वाराणसी, बरेली, सोनभद्र, संत कबीर नगर में कार्रवाई हुई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव में कोई धांधली हो रही है। अरे भाई, इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, 690 सीट दांव पर है, यूपी जैसे बड़े राज्य में चुनाव हो रहा है, हर जगह हो रहा है। एक आध घटना अगर आ गई जहां प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, और वो भी उन ईवीएम्स को लेकर नहीं है जिनमें वोट पड़े। ये वैसे है कि अगर आप रेड लाइट जंप कर जाए, मान लीजिए आप निकाल रहे हैं और उसी वक्त लाल लाइट हो गई और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने गाड़ी पार करा ली, तो आपको मर्डर के केस में अंदर कर दिया जाए कि यह तो अगली गाड़ी को ठोकने ही जा रहा था। ठीक है, आपसे गलती हो गई होगी और हर बार नहीं होती होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप मर्डरर हैं।
गड़बड़ी के मकसद से इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही यहां की गई हो, ये नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के मामले हैं जिनमें तय गाइडलाइंस पर ध्यान नहीं दिया गया। लापरवाही हुई और ये प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई लापरवाहियां, जिनका काउंटिंग वाली ईवीएम की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस ईवीएम से वोट डाले गए वो कितने पहरे में रहते हैं, इसे आज हम आपको समझा रहे हैं। और इसके लिए आपको पहले समझना होगा लोकेशन। ये जो ईवीएम है, इस ईवीएम का लोकेशन क्या होता है एक चुनाव के दौरान, आपको ये समझना होगा। जो ईवीएम है, ये ईवीएम पहली लोकेशन इसकी होती है पोलिंग बूथ, जहां पर आप वोट डालने जाते हैं। उस पोलिंग बूथ में ईवीएम को रखा जाता है। आप सबको पता है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी दूसरी लोकेशन किसी चुनाव में होती है स्ट्रांग रूम, जहां पर जब चुनाव खत्म हो गया तब इसको सेफ कस्टडी में रखा जाता है। और इसकी तीसरी लोकेशन बनती है काउंटिंग रूम, जहां पर मतगणना होती है, यानी जहां पर वोट की काउंटिंग होती है। तो एक चुनाव में ईवीएम पोलिंग बूथ में जाता है, स्ट्रांग रूम में जाता है और फिर काउंटिंग रूम में जाता है। अब इसके अलावा कहीं नहीं जाता जिस ईवीएम में वोट पड़ रहा है। और आमतौर पर यह भी कहते हैं कि स्ट्रांग रूम और काउंटिंग रूम एक ही रखा जाता है, ताकि इधर से उधर ले जाने का झंझट ही ना हो, एक ही बिल्डिंग में होता है। आप तो वोट देकर चले गए। इसके बाद ईवीएम का होता क्या है, इसे समझिए। वोटिंग पूरी होने के बाद ईवीएम को तुरंत स्ट्रांग रूम में, यहां वोटिंग हुई पोलिंग बूथ में, उसके बाद उसको तुरंत स्ट्रांग रूम में नहीं पहुंचाया जाता है। उसके पहले कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। अब प्रक्रिया क्या होती है आप देखिए। ईवीएम की प्रक्रिया समझिए, तब आप जो है कोई अखिलेश यादव, कोई दूसरा आदमी, कोई किसी पार्टी का आदमी आकर आपको कुछ बोले, आपके कान पर जू नहीं रहेगी अगर आप ये पूरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। आज क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग अफसर होता है। ये क्या होता है भाई, ये पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है। जो आपकी पोलिंग बूथ, जहां आपने जाकर वोट डाला, उस पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है, उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। वो फॉर्म भरता है, तैयार करता है, उस फॉर्म को कहते हैं फॉर्म 17C। 17C नाम का एक फॉर्म होता है। और वो फॉर्म ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये फॉर्म हो गया, एक कागज हो गया, इसके ऊपर 17C है मान लीजिए ये, ठीक है। इसकी कॉपी जो होती है वो बूथ में मौजूद कैंडिडेट का जो पोलिंग एजेंट होता है, अब हर बूथ में तो खुद कैंडिडेट रह नहीं सकता, तो वो अपना एक पोलिंग एजेंट निर्धारित कर देता है कि ये मेरी तरफ से वहां रहेगा। तो उस पोलिंग एजेंट को प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है ये फॉर्म 17C देता है कि इसको भरो। अब फॉर्म 17C है क्या भला भाई, इसमें ईवीएम से जुड़ी हुई हर डिटेल होती है। पहले लिखा होता है कि पोलिंग बूथ कौन सा है, पोलिंग बूथ। इसमें यह भी होता है कि ईवीएम का नंबर क्या है जो वहां पर इस्तेमाल हुई है, उसकी पूरी डिटेल होती है। कंट्रोल यूनिट साथ में जो यूज होता है, उस कंट्रोल यूनिट का नंबर होता है इसके अंदर। और जो वीवीपैट जिससे पर्ची निकलती है, उस वीवीपैट का नंबर होता है। ये सारी डिटेल जो है, कितने वोट पड़े ये भी बता दिया जाता है। इसमें एक खाना भी ये भी है कि कितने वोट पड़े। वो तो कितने आपको मिले ये काउंटिंग में पता चलेगा, लेकिन कितने वोट पड़े, कितने लोग देने आए तो गिन सकते हैं ना भाई। तो वो सारा फॉर्म 17C में भर दिया जाता है और इसकी कॉपी जो है वो दे दी जाती है जो आपका पोलिंग एजेंट होता है, जिस हर कैंडिडेट का, उसको एक एक दे देते हैं कि देख लो भाई सबके पास, अब मिला लो, सब में एक ही भरा है। वीवीपैट का नंबर देख लो, कंट्रोल यूनिट का नंबर देख लो, ईवीएम का नंबर देख लो, ईवीएम मशीन रखी हुई है, इससे मिला लो, गलत नंबर तो नहीं भर रहे हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये ईवीएम है, ये हो गया आपका ईवीएम, इसको एक बॉक्स में डाला, ये हो गया बॉक्स, इसको थोड़ा मिटाइए,
ये हो गया आपका एक ईवीएम हो गया, ये एक बॉक्स हो गया, इसके अंदर मान लीजिए ये ईवीएम है। इस ईवीएम को बॉक्स के अंदर डाला और यहां पर लगा दिया सील। सील लग गया। अब मामला यहीं खत्म नहीं होता, यहीं पर सबसे कमाल की चीज होती है। इस सील को लगाने के बाद इस सील पर सबके साइन लिए जाते हैं। जितने पोलिंग एजेंट जिस जिस पार्टी के, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जितने होते हैं, सबसे साइन कराते हैं कि यहां पर यह सील में तुम्हारा साइन है, ताकि कल को कोई ईवीएम चुरा भी ले, सील तोड़ भी दे या ईवीएम को पलट भी दे। अब आप कहेंगे कि नहीं ईवीएम पलट दिया, भाई ईवीएम में सील लगी हुई है और उसमें साइन है, सील टूटेगी तो साइन खत्म हो जाएगा साइन आपका, तो सबका नकल कैसे करेगा, आप तो मिला लोगे। इसलिए यह काम होता है। अच्छा, ईवीएम से वोटिंग कैसे होती है यह भी आपको समझा देता हूं। चुनाव आपने हो सकता है कई लोगों ने वोट नहीं दिया हो, क्योंकि मैं कहता हूं ये न्यूज का फैमिली शो है, बच्चे भी देख रहे होंगे तो उनको भी पता चले कि भाई वोट पड़ता कैसे है। चुनाव अधिकारी कंट्रोल यूनिट का बटन दबाता है। बटन दबते ही बैलेट यूनिट वोट के लिए एक्टिव होती है। वोटर अपने उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा देता है। बटन दबाते ही बीप की आवाज आती है, लाल बत्ती जलती है, वोट डल जाता है। वोटर वीवीपैट मशीन पर देख लेता है कि जो वोट दिया हूं वही है कि नहीं, चुनाव चिन्ह बना हुआ और नाम लिखा हुआ आ जाता है। यह पोलिंग बूथ के अंदर क्या होता है आपको यह भी बता दिया, कल को कोई ये ना घुमा दे कि अंदर यह हो रहा है। अच्छा, वोटिंग पूरी होने के बाद जब ईवीएम को सभी पोलिंग एजेंट्स के सामने सील कर दिया गया, उसके बाद क्या होता है इसको भी 2 स्टेप में समझिए। पोलिंग बूथ से सील बंद ईवीएम को स्ट्रांग रूम लाया जाता है और पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम पूरी सुरक्षा में लाई जाती है। ईवीएम के काफिले को कैंडिडेट्स के एजेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कैंडिडेट्स के एजेंट्स ये देख सकते हैं कि ईवीएम कहां ले जाई जा रही है। कैंडिडेट्स के एजेंट पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम को फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है, अलाउड है। कि मतलब जब ईवीएम निकली, यहां है पोलिंग बूथ, यह आपका पोलिंग बूथ हो गया और यहां से मान लीजिए यहां गया स्ट्रांग रूम में, स्ट्रांग रूम। अब ये जो पूरा रास्ता है यहां से लेकर और यहां स्ट्रांग रूम पहुंचने तक, ये पूरे भर रास्ते आप फॉलो कर सकते हैं। गाड़ी के पीछे पीछे चलते रहिए, सब चलते रहिए लाइन बना के, कि यहां से कहीं इधर तो नहीं ले गया चोरी करने, इधर तो नहीं ले गया चोरी करने, सब देख लीजिए। यही ये रूट है, इसी रूट से जाना है, पीछे पीछे चलते रहेगा, कहां लेके जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कैंडिडेट्स के एजेंट्स की आंखों से ईवीएम एक पल के लिए भी हटी नहीं। अब 2 स्टेप और समझ लीजिए, 2 स्टेप तो समझ लिए, अब एक स्टेप और समझिए, जिसमें पोलिंग बूथ में ईवीएम कैसे सबके सामने सील होती है, यह बता दिया आपको। दूसरे स्टेप में ईवीएम कैसे सबके सामने पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम पहुंची, यह बता दिया आपको। अब तीसरा स्टेप समझिए कि ईवीएम को स्ट्रांग रूम में कैसे रखा जाता है। सबसे पहले आप स्ट्रांग रूम को समझ लीजिए। स्ट्रांग रूम जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका स्ट्रांग रूम है, ये आपने एक आपका घर टाइप बना लीजिए, ये आपका स्ट्रांग रूम है, ये हो गया स्ट्रांग रूम, इसी में रखना है। ये जो आपको घर दिख रहा है कि नहीं इसी में रख दो, और ये दरवाजा है। अब ये जो एंट्री पॉइंट है, ये दरवाजा, थोड़ा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन ये मानिए ये दरवाजा है। अब ये एंट्री पॉइंट है और ये एंट्री पॉइंट स्ट्रांग रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक होगी। अगर कहीं से कोई एंट्री पॉइंट है तो उसको सील कर देते हैं ना, जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं। एक एंट्री पॉइंट, यहीं से घुसो यहीं से निकलो। बाकी सारा एंट्री पॉइंट अगर होगा तो उसको मजबूती से बंद कर देंगे। उसके बाद स्ट्रांग रूम को डबल लॉक सिस्टम से सील कर दिया जाता है। यहां पे डबल कर दिए, पूरा समझिए कि जैसे ईवीएम रख दिए अंदर, यहां अंदर मान लीजिए ईवीएम रख दिया, अलग अलग ईवीएम रखा हुआ है, और उसके बाद इसको ऐसे धर के बंद कर दिए कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर सीएपीएफ के जवान पहरा देते हैं, यानी यहां पर प्रहरी खड़े हो गए,
बंदूक लेके, कोई नहीं आएगा अंदर, और दरवाजा भी एक ही है। स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी है। यहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है, ऐसे ऐसे लगा रहता है ना दीवार, ये नजर रख रहा है सीधा एंट्री पर। एक ही एंट्री पॉइंट है, कहीं से आप घुस नहीं सकते, और कैमरा देख रहा है सीधा यहां से, ऊपर वाला देख रहा है। और ये जो कैमरा लगा हुआ है सीसीटीवी, ये सिर्फ अपने नहीं देख रहा है इलेक्शन कमीशन, इस सीसीटीवी का एक्सेस सबको दे देते हैं, जितने कैंडिडेट और उनके एजेंट हैं उनको सबको मोबाइल पे 24 घंटा तुम देखते रहो कि इस दरवाजे के पास कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 24 घंटा। खुद वॉशरूम जा रहे हो तो अपने भाई को बोलो जरा तुम देखो भाई, कहीं मैं अंदर गया ये लोग घुस गए तो। पूरे टाइम सीसीटीवी चलता रहता है, तो उसकी भी गुंजाइश नहीं है कि कोई जो है वो यहां से घुस जाएगा। अगर आपको यह भी सुरक्षा कम लग रही है और आपको लगता हो कि इसके बाद भी गड़बड़ी करने के चांस हैं, तो कुछ बात और बताता हूं। जब ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है तो कैंडिडेट्स के एजेंट्स की निगरानी में रखा जाता है, यानी यह सुनिश्चित किया जाता है कि जितनी ईवीएम पोलिंग बूथ से आई उतनी स्ट्रांग रूम में पहुंची। रास्ता भर सब लोग साथ ही आए थे, अलग अलग तो आए नहीं। स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखने के बाद रूम को कैंडिडेट्स के एजेंट्स के सामने सील किया जाता है, मतलब रूम भी सील हो गया सबके सामने। कैंडिडेट्स के एजेंट चाहें तो स्ट्रांग रूम के लॉक पर अपनी सील भी लगा सकते हैं, मतलब ये जो दरवाजा आपको बता रहा था कि यहां पर भी सील लग गई, इस सील पर अगर आपका मन है कि हो सकता है तुम सील तोड़ के अंदर चले जाओ और खेला कर दो और अपनी सील लगा दो, तो यहां कहता है चुनाव आयोग कि तुम अपनी सील लगा दो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी सील मैं कहां से बनवाऊंगा। यह भी होता है, अपनी सील लगा लो। अब बताइए, इतनी सुरक्षा के बाद अगर कोई ये तमाशा करे तो क्या ही बोला जाए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और अहम बातें आपको बताता हूं, जो बातें बहुत कम लोगों को पता होती हैं। पहली बात, ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखने की प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी भी होती है। अब आप सोचिए कि ईवीएम रखने, वहां पर सबके सामने सील हुआ, फॉर्म 17C भरवाया, ईवीएम का नंबर वगैरह सब दे दिया, फिर साथ में गाड़ी में पीछे पीछे चलो कह के यहां तक लाए, उसके बाद अंदर रखे आपके सामने, सील लगवाया आपके सामने, सील लगाकर मुहर लगाया आपके कैंडिडेट का, लगाना चाहो तो सीसीटीवी लगा दिया, उसका एक्सेस दे दिया कि जब मन तब देखो, सोते सोते देखो, उठते उठते देखो, बैठते बैठते देखो। और इतना ही नहीं, अंदर रखते वक्त भी वीडियोग्राफी हुई। इसके बाद स्ट्रांग रूम को सील किया, अंदर कोई जा नहीं सकता, काउंटिंग के दिन ही स्ट्रांग रूम खुलता है। दूसरी बात, ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखने के बाद उस कमरे की लाइट कट कर दी जाती है। इसकी वजह है कि शॉर्ट सर्किट से कहीं आग ना लग जाए और ईवीएम को नुकसान ना हो। अब आप कहेंगे लाइट कट गई तो भाई अंदर क्या हो रहा हमको क्या पता। भाई वही तो बता रहा हूं, यहां सीसीटीवी लगा है, इसका लाइट नहीं काटते। इस सीसीटीवी का पूरा फोकस दरवाजे पे। अब कोई शालीमार फिल्म तो चल नहीं रही कि धर्मेंद्र की तरह एक तरफ सफेद एक तरफ काला करके और चेस की तरह गिर जाएंगे और पता ही नहीं चल रहा अंदर कोहिनूर चुराने आए। इतना मेहनत करके तो कोई नहीं कर रहा भाई, तो वो हिसाब भी नहीं है। तीसरी बात, दिन में 2 बार रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का पूरा मुआयना करे। मुआयना करने का मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रांग रूम के अंदर जा सकता है, बाहर से सब चेक कर लेता है कि ठीक है कि कोई सेंध तो नहीं लगी, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। 2 बार दिन में वहां लॉग बुक में साइन भी करना होता है कि हाँ भाई 2 बार चेकिंग हुई है। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन में बड़ा अंतर हुआ तो फिर, जैसे मान लीजिए यूपी में फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुई उसके ईवीएम में गड़बड़ी कर दी, तो इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम और निगरानी का सिस्टम है। उम्मीदवारों के प्रतिनिधि को यह सुविधा रहती है कि वो बाहर से 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी कर सकते हैं। निगरानी के लिए कैंडिडेट्स के एजेंट्स टेंट लगाकर मौजूद रहते हैं और वो स्ट्रांग रूम के सबसे आउटर एरिया में मौजूद रह सकते हैं, जहां से स्ट्रांग रूम की एंट्री पर सीधे नजर रखी जा सकती है। सीसीटीवी से भी आप देख सकते हो, सामने रह के भी देख सकते हो। अंदर कोई जा नहीं सकता, आप वहीं बैठे हो सीसीटीवी पे देख रहे हो। उम्मीदवारों के एजेंट्स के रुकने के लिए बिजली, पानी, टॉयलेट सबकी सुविधा भी होती है।
अब आप ये नहीं कहोगे कि मैं पानी पीने गया था तब तक कोई घुस गया होगा। अब घुस भी गया होगा तो सीसीटीवी में रिवाइंड करके देख लो, वो तो रिकॉर्डिंग चलती है। अगर स्ट्रांग रूम के एंट्री पॉइंट का डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता तो सीसीटीवी का इंतजाम होता है ताकि निगरानी रखी जा सके। कुछ केस में पोलिंग एजेंट को स्ट्रांग रूम के नजदीक भी जाने दिया जाता है ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि कोई गड़बड़ी नहीं। इतना होता है कि पोलिंग एजेंट को थोड़ा पास जाके देख लो, हो सकता है दूर से तुमको लगे कि दूर से कुछ और दिख रहा है, पास पास कुछ और हो रहा होगा, जमीन के नीचे खोद के घुस गए होंगे, तो पास जाके देख लो। यह भी करवा दिया जाता है। उम्मीदवारों को चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों के फोन नंबर भी दिए जाते हैं ताकि जरूरत पड़े तो संपर्क कर लीजिए। बिना राजनीतिक दलों की जानकारी के स्ट्रांग रूम से कोई ईवीएम वीवीपैट मशीन बाहर नहीं लाई जा सकती, ना लाई जाती है। स्ट्रांग रूम कब खोला गया, कब बंद किया गया, यह सब भी लिखित में होता है और इसकी जानकारी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को होती है। स्ट्रांग रूम को खोलने या बंद करने से पहले उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की एडवांस में इसकी जानकारी दी जाती है ताकि वो वहां मौजूद रहें। एक एक प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है, एक एक प्रक्रिया की। अच्छा, स्ट्रांग रूम की 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। जिस स्ट्रांग रूम की बात कर रहे हैं उस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को देखिए कि वो कैसे होती है। 3 लेयर की होती है, 3 लेयर की सुरक्षा। पहली लेयर, फर्स्ट लेयर जो है सीसीटीवी। भाई आपने सीसीटीवी देख लिया एंट्री पॉइंट पर, उससे नजर रख रहे हैं और इसका एक्सेस सबके पास है, वो बता दिया। दूसरी लेयर हो गई आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ। इसके जवान वहां तैनात रहते हैं, हथियारबंद जवान होते हैं, स्ट्रांग रूम के सबसे अंदर के घेरे में यही रहते हैं, तो कोई पास में जा नहीं सकता। और एक नहीं कई रहते हैं। तीसरी लेयर जो हो गई आपकी, अच्छा ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, राज्य की है भी नहीं कि डीएम ने कह दिया, फलाने ने कह दिया, ये सब कहानी ना सुनाइएगा। तीसरी लेयर होती है स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स, एसएपीएफ। ये बाहर वाली होती है, ये बाहरी परिसर में मौजूद रहते हैं। पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक लाने में और स्ट्रांग रूम में ईवीएम को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में कहीं कोई ऐसी विंडो ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है जहां से गड़बड़ी का कोई चांस बनता हो। अब आखिरी स्टेप में आपको बताते हैं कि काउंटिंग वाले दिन क्या होता है। काउंटिंग वाले दिन, जैसे कल काउंटिंग होनी है तो क्या होगा। काउंटिंग वाले दिन स्ट्रांग रूम को खोला जाता है। स्ट्रांग रूम को उम्मीदवारों, रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर की निगरानी में खोला जाता है। सब चेक कर सकते हैं, जैसे आपने अपना मुहर लगाया है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका मुहर वहां है कि नहीं। स्ट्रांग रूम जब खोला जाता है तो उसकी वीडियोग्राफी होती है। स्ट्रांग रूम से ईवीएम को काउंटिंग टेबल तक लाया जाता है, यह सब भी सीसीटीवी की निगरानी में होता है। फिर ईवीएम का नंबर और सील पोलिंग एजेंट्स को दिखाए जाते हैं ताकि वो अपने रिकॉर्ड से उनका मिलान कर ले। फॉर्म 17C बताया था ना, उसमें मिलाओ कि ये नंबर ईवीएम था, ये नंबर ईवीएम है, मैच हो रहा है कि नहीं, जो आपने साइन किया था वो है कि नहीं। इसके बाद ईवीएम की सील को हटाकर काउंटिंग शुरू होती है। अगर अब भी आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि ईवीएम से वोटों की गिनती के दौरान गड़बड़ी हो सकती है, तो आपको यह बताते हैं कि यह करना भी कैसे असंभव है। काउंटिंग के वक्त सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। गिनती से पहले, अच्छा गिनती से पहले जब आपको बता रहा हूं, गिनती से पहले ईवीएम का नंबर मिलान हो गया, यह बता दिया। एजेंट से लिखित हस्ताक्षर के बाद गिनती शुरू होती है। हर राउंड के बाद जो वोट मिले इसकी सूचना दी जाती है कि भाई देखो इसमें से इतना निकला है। एजेंट वहीं पे रहता है, ऐसा नहीं कि उसको बाहर निकाल देते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए फिर 2 मिनट का समय दिया जाता है कि अभी बताओ, आगे बढ़े, अगला खोले, ये ठीक लग रहा है, तुम्हारे सामने हुआ है, हाँ ठीक है, ओके, फिर चलो अगला खोलो। काउंटिंग पूरी होने के बाद फाइनल रिजल्ट का ऐलान होता है। अब आपको लग रहा होगा कि अगर इतनी सुरक्षा है, कहीं किसी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है, कहीं किसी धांधली का चांस नहीं है, स्ट्रांग रूम से ईवीएम इधर से उधर जा नहीं सकती, तो फिर बाहर ईवीएम कैसे मिल जाती है। इसके लिए आपको समझना होगा कि ईवीएम कई तरह की होती है। ईवीएम कौन कौन से तरीके की, आप देखिए। ईवीएम के प्रकार समझिए,
तब आपको समझ में आएगा कि बाहर कौन सी ईवीएम मिलती है। एक होती है पोल्ड ईवीएम, जिसके जरिए आपका चुनाव कराया गया, मतदान हुआ। यह कहां रहती है पोल्ड ईवीएम? ये स्ट्रांग रूम में रहती है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है डिफेक्टिव पोल्ड ईवीएम। ये कौन सी कैटेगरी है भाई? ये होती है जो मतदान के दौरान मशीन खराब हो जाती है। ये भी स्ट्रांग रूम में जाती है, क्योंकि कुछ वोट तो इसमें भी पड़े हैं। अब आप कहिएगा मैं उन्हीं वोटों से हार गया, तो नहीं, फिर उनको भी ले जाकर रखा जाता है स्ट्रांग रूम के अंदर। फिर होती है डिफेक्टिव अनपोल्ड ईवीएम। ये कौन सी ईवीएम है भाई? पोलिंग से पहले मशीन खराब है तो वो स्ट्रांग रूम नहीं जाएगी। ये होती है डिफेक्टिव अनपोल्ड ईवीएम, क्योंकि जब वोटिंग शुरू होती है तो उसके पहले ईवीएम चेक कराई जाती है हर कैंडिडेट के प्रतिनिधि को। अगर गड़बड़ी उसी वक्त पता चल गई तो वो आती है डिफेक्टिव अनपोल्ड ईवीएम की कैटेगरी में, और उसको स्ट्रांग रूम नहीं भेजा जाता। जिस स्ट्रांग रूम से आई होती है वहीं वापस डिस्पैच हो जाती है। फिर होती है एक और कैटेगरी अनयूज्ड रिजर्व ईवीएम। ये कौन सी कैटेगरी है भाई? ये वो कैटेगरी है जो रिजर्व में रखी गई है और इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। भाई अब जो खराब हो गई उसको बीच में कैसे बदलेगा? तो रिजर्व में भी कुछ ईवीएम रखी जाती है। इनको अगर कोई गड़बड़ी हो तो इन्हीं रिजर्व्ड वाली जो ईवीएम होती है इनको भेजा जाता है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास ये होती हैं। अगर इनका यूज नहीं होता है तो ये जिस स्ट्रांग रूम से आती हैं वापस वहां चली जाती है। अब आपने ये तो समझ लिया कि पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम और काउंटिंग तक ईवीएम की प्रक्रिया क्या है। आपको यह भी समझना चाहिए कि चुनाव से 6 महीने पहले ईवीएम मशीनें जिलेवार पहुंचाई जाती हैं। कैसे काम होता है, एक एक डिटेल आज समझ लीजिए, ताकि किसी तरीके की कोई गुंजाइश ना रहे आपके मन में शक पैदा करने। 6 महीने पहले ईवीएम मशीनें जिलेवार पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। इंजीनियर ईवीएम की जांच करते हैं, फॉल्ट वाली वापस हो जाती है। ठीक ईवीएम में 10% जागरूकता और ट्रेनिंग के लिए रखी जाती है। जो वहां आपके पोलिंग बूथ में बैठे हुए चुनाव के अधिकारी होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए या लोगों के लिए भाई उनको एक बार बताइएगा तब तो सीखेंगे ना। तो उसके लिए जो ईवीएम वहां पर पहुंची उसमें से 10% का इस्तेमाल होता है। जागरूकता और ट्रेनिंग वाली ईवीएम में पीला स्टिकर लगा हुआ होता है। जो बनारस के विजुअल्स आप देखेंगे उसमें जो ईवीएम मिली उसमें पीला स्टिकर भी था। ये ऐसी ट्रेनिंग वाली ईवीएम थी। ईवीएम के हर मूवमेंट की जानकारी पार्टियों को लिखित में दी जाती है। ईवीएम के नंबर के साथ पार्टियों को मूवमेंट के बारे में बताया जाता है। चुनाव के ऐलान के साथ जागरूकता अभियान खत्म हो जाता है। चुनाव के ऐलान के बाद ट्रेनिंग के लिए ईवीएम भेजी जाती है। हर बूथ पर 4 एजेंट होते हैं, इन्हें पोलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। कैंडिडेट्स के नाम वापसी के बाद इंजीनियर ईवीएम में नाम फीड करते हैं। मतदान से 1 घंटा पहले भी ईवीएम से मॉक ट्रेनिंग होती है। पोलिंग की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग की ट्रेनिंग में ईवीएम फिर से इस्तेमाल होती है। हर ईवीएम का नंबर अलग होता है जिसके बारे में पार्टीज को पहले से पता होता है। तो ट्रेनिंग वाली अलग और वोटिंग वाली अलग, और ये सारे नेताओं को पता है, उनके एजेंट्स को पता है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि अखिलेश यादव को किसी न्यूज की पाठशाला में सुशांत सिन्हा से सुनने की जरूरत है कि ईवीएम कैसे काम कर रहा है। उनको बखूबी पता है। इसलिए जो वो कर रहे हैं वो उनको खुद सोचना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं, और आपको भी सोचना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं। कई जगह पर यह भी कहा गया कि पार्टियों के चुनाव चिन्ह वाली पर्चियां मिली। ऐसा कई बार इसलिए होता है क्योंकि वोटिंग से पहले ईवीएम का ट्रायल किया जाता है। पार्टियों के सिंबल वीवीपैट में लोड किए जाते हैं और इस वक्त पार्टी के एजेंट वहां रहते हैं। सबकी मौजूदगी में ऐसा होता है। उनको दबा के दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे पार्टी का दब रहा है, उसी की पर्ची निकल रही है वीवीपैट से। यह ट्रायल चलता है।
ट्रायल में सिंबल वाली पर्चियां वीवीपैट से निकलती हैं, उनको दिखाया जाता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती और उसके बाद इन पर्चियों को फाड़ दिया जाता है। कई बार गलती से अगर अधिकारी ने पर्ची को नहीं फाड़ा, डस्टबिन में डाल दिया, जबकि वो मतदान की पर्ची नहीं है बल्कि ट्रायल की पर्ची, और यही पर्ची कहीं दिख गई तो उसका हो गया तमाशा। क्योंकि कूड़ा जो इकट्ठा हुआ वो कहीं चला गया, उसमें हो गया, कुछ नहीं मिला तो बस इसी पे हंगामा कर दो। तो वो वाला हाल है। आपके मन में यह सवाल भी आ सकता है कि ईवीएम को हैक करके भी तो गड़बड़ी की जा सकती है। ईवीएम हैक करने के लिए तार लगेगा, एक्सटर्नल डिवाइस लगेगा, ईवीएम बंद हो जाएगी, ईवीएम की माइक्रोचिप बाहरी डिवाइस एक्सेप्ट ही नहीं करती, कैसे कर लीजिए। फिर वायरलेस तरीके से आप कहिएगा कर लेंगे, वो भी नहीं हो सकता। ईवीएम से कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं निकलती, ईवीएम से कोई रेडियो रिसीवर नहीं लगा हुआ होता है, ब्लूटूथ वाईफाई चिप कनेक्ट ही नहीं हो सकता है, तो कैसे बाहर से जोड़ लीजिएगा। थोड़ी भी छेड़छाड़ होने पर ईवीएम बंद हो जाती है। ईवीएम में गड़बड़ी तभी हो सकती है जब ईवीएम के निर्माण के समय गलत प्रोग्रामिंग कर दी जाए, लेकिन इसकी संभावना भी ना के बराबर है, क्योंकि केवल 2 सरकारी कंपनियां ईवीएम बनाती हैं और पूरी निगरानी के साथ होता है सब। इसके अलावा कौन सी मशीन किस इलाके में जाएगी, वहां कैंडिडेट्स का नाम किस क्रम में लिखा जाएगा, यह भी पहले से तय नहीं होता, तो क्या प्रोग्राम कर दोगे जब पता ही नहीं है कि फलाना जो है वो कहां जाएगा। और उसमें मान लो आपने डाल दिया कि 1 नंबर पे जो सुशांत सिन्हा के सामने दबाएगा वो 4 नंबर में जो है नाविका कुमार के वोट में चला जाएगा, लेकिन ये पता ही नहीं है कि सुशांत सिन्हा का नाम 1 नंबर पे होगा कि नाविका कुमार का नाम 4 नंबर पर होगा, 1 नंबर पर होगा। लास्ट में, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा, लास्ट में जाके इंजीनियर तय करता है कि किसका कहां नाम पड़ रहा है। अब बताइए, और मुझे इतना बताइए कि इस देश में चल क्या रहा है कि इतना बड़ा घोटाला हो जा रहा है और एक आदमी सामने नहीं आता जो बताएगा कि देखिए हो रहा है। और फिर चेकिंग में कैसे हो जाता है, जब सब कैंडिडेट के सामने चेक कराते तब कैसे गड़बड़ नहीं निकलता। हर 6 महीने पे चुनाव होता है, कोई ना कोई जीती, अच्छा जो जीत जाता है उसको कभी ईवीएम से दिक्कत नहीं होती। चुनाव आयोग ने हैकिंग का एक हैकाथॉन रखा था, कोई पार्टी नहीं आई, हंगामा सब करते हैं, हैकाथॉन में कोई नहीं आया, हैक करके दिखाओ ना, कोई नहीं आया। चुनाव में सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि भाई वीवीपैट पर्ची से मिलान कीजिए, दिखाइए कि ऐसा होता है कि नहीं, कि भाई कोई गड़बड़ी तो नहीं है। चेक किया गया, एक वीवीपैट की पर्ची और वोट मिसमैच नहीं हुए, एक नहीं, एक भी नहीं। फिर बताइए कैसे होगा। इतना सब कुछ है सबके साथ, और गर्व करने की बजाय कि इस देश में, भारत में, इतने बड़े लोकतंत्र में, इतनी बड़ी आबादी के बीच एक चुनाव कराया जाता है जिससे दुनिया प्रभावित है, उसका यहां चुनाव के नतीजे आने के 1 दिन पहले तमाशा बनाकर छोड़ दिया जाता है। साल 2017 में इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकर 50 से ज्यादा राजनीतिक दलों के नेताओं को चैलेंज दिया था, जो अभी आपको बता रहा था कि ईवीएम को हैक करके दिखाओ। 2 पार्टी पहुंची, सीपीएम और एनसीपी, और वो ये कहकर शामिल हुए कि हम प्रक्रिया को समझने आए हैं, हैक करने नहीं आए। तो हैक करने के लिए 0 पार्टी थी। क्यों? क्योंकि उनको भी पता था हैक नहीं हो सकती। किसको लेकर आते? चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दिया था, कोई भी हैकर लेकर आओ, करके दिखाओ। सब नदारद हो गए। इसलिए पाठशाला में आज ये कंप्लीट क्लास है, ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कैसे ईवीएम में वोट पड़ते हैं, कैसे स्ट्रांग रूम जाता है, कैसे क्या होता है, हर चीज आपको पता चल जाएगी, कोई आपको घुमा नहीं सकता। और ये वीडियो शेयर भी कीजिए, सबको बताइए, दिखाइए कि अगली बार कोई नेता जब ईवीएम पर सवाल उठाए तो उनको फिर क्या बोलना, यही वाला वीडियो फिर भेज दीजिए। वैसे उनको पता होगा, उनको सब पता रहता है, उनको वीडियो भेजने की जरूरत नहीं। आप लोग जागरूक हो जाइए, ये तमाशा अपने आप खत्म हो जाएगा। पाठशाला में अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का चैप्टर। अब देखिए कितने कमाल की बात है। यूपी में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो ईवीएम में गड़बड़ी कर रही है,
इसलिए उसको बचाओ। और दूसरी तरफ गोवा में, उत्तराखंड में कांग्रेस अपने विधायकों को बचा रही है कि कहीं चुनावी नतीजे जो है एग्जिट पोल की तरह आए तो वो बीजेपी के साथ न चले जाए। कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई बीजेपी अगर यूपी में हार रही है और वहां ईवीएम में गड़बड़ी कर सकती है तो गोवा और उत्तराखंड में करके मेजॉरिटी क्यों नहीं लाएगी। पर इस देश में चल रहा है। खैर, गोवा में रिजल्ट से पहले ही कांग्रेस की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स के लिए एक लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया है। यह लग्जरी रिजॉर्ट पणजी से 5 किलोमीटर दूर बैम्बोलिम बीच पर बुक हुआ है। कांग्रेस के सभी कैंडिडेट्स इस रिजॉर्ट में मंगलवार शाम से ही रुके हैं। मंगलवार शाम को लगेज लेकर कैंडिडेट्स ने रिजॉर्ट में चेक इन किया। यहां तक कई कैंडिडेट्स को काउंटिंग सेंटर भी जाने से मना किया गया। कैंडिडेट्स के लिए रिजॉर्ट बुक किया गया और बड़े नेताओं की एक टीम गोवा भी भेज दी। काउंटिंग से पहले ही कांग्रेस ने जो नेता गोवा भेजे हैं उनमें पी चिदम्बरम है, जो कांग्रेस के गोवा के इंचार्ज हैं। इसके अलावा दिनेश गुंडू राव जो गोवा डेस्क इंचार्ज हैं, डीके शिव कुमार जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इनको गोवा भेजा गया है कि विधायक सबको बचा के रखें, इधर से उधर ना हो जाए। पिछली बार हो गए। गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष का दावा है कि पार्टी ने किसी कैंडिडेट्स को जबरन रिजॉर्ट में नहीं रखा। अरे जबरन क्या कीजिएगा, बंदूक दिखा के ले जाइएगा। हर बार यही होता है। मध्य प्रदेश में यही किए थे, राजस्थान में यही किए थे। कह रहे कैंडिडेट्स ने खुद ही फैसला किया कि वो एक साथ रिजॉर्ट में रुकेंगे। कितना भाईचारा है। चुनाव खत्म हुआ, लेट्स गो टू रिजॉर्ट। गजब चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि 2017 वाली गलती कांग्रेस नहीं दोहराएगी और कोई भी कैंडिडेट रिजॉर्ट से बाहर नहीं जाएगा। The mistake what has happened last time, it will not be repeated. I am not the man Friday. I am just a worker here to assist my leaders. I come here. All our candidates have pledged their loyalty. Not even a single candidate will move out of the camp. They will stay. They are together. They will be together. They will fight out together. दरअसल गोवा में ना कांग्रेस बेचैन है और यह तब है जब कैंडिडेट्स को वोटिंग से पहले कसम भी दिलाई गई थी कि जीतने के बाद वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे। कसम खाए हुए अपने ही नेता सनम बेवफा हो जाएंगे, ये भी सोचकर चल रही है कांग्रेस। वोटिंग से पहले कांग्रेस के सभी 37 कैंडिडेट्स ने एफिडेविट पर साइन किया था, मतलब करवाया गया था उनसे कि वो दल बदल नहीं करेंगे। सभी कैंडिडेट्स को बसेस में बिठाकर मंदिर, चर्च और दरगाह ले जाया गया था। इन कैंडिडेट्स को दल बदल न करने की शपथ दिलवाई गई थी और वो भी राहुल गांधी के सामने। एक बार देखिए वो पुराना विजुअल 4 फरवरी का है। ये लोग कसम खा रहे हैं, राहुल जी हम कसम खाते हैं कि इधर से उधर नहीं जाएंगे, और इधर चले गए रिजॉर्ट। देखिए एक बार। अखिल भारतीय काँग्रेस पक्ष आणि गोवा फॉरवर्ड हांच्या युतीचे लोकांची सेवा करपाक आणि गोंय राज्याच्या हिता खातीरच वावुरतलो की हांव 2022 गोंय राज्याचे विधानसभे तो बताइए, यहां कसम कसम का खेल चल रहा है। इसी तरह की कसम गोवा में अरविंद केजरीवाल ने भी अपने कैंडिडेट्स को दिलाई थी। केजरीवाल ने भी अपने कैंडिडेट से एक एफिडेविट लिया और शपथ दिलाई थी कि जीतने के बाद कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। उनके वाला कसम समारोह देख लीजिए। लोकांनी म्हाका आमदार म्हणून वेचून दीत जाल्यार देवाक साक्षी दवरून हांव सोपूत घेता की हांव केन्नाच लाच घेवचो ना। हांव आम आदमी पार्टी सोडून बाकीच्या खंयच्याच पक्षांत वचचो ना। कसम से ये कसम इतनी हल्की निकलेगी उम्मीद नहीं थी कि रिजल्ट के पहले ही जो है खत्म हो जाएगी। मतलब ऐसा लग रहा है कसम ना हुई चाइनीज माल हो गया कि रिजल्ट आने तक भी नहीं टिका, तो फिर दिलाने का फायदा क्या था। अच्छा, गोवा में अगर आप देखेंगे सब डरे हुए हैं और डरने की वजह है, दरअसल उनके सपने में आ रहा है कि 2017 में जो हुआ था कहीं वो ना हो जाए। भाई 2017 में क्या हुआ था? गोवा में 2017 के नतीजे, यहां टोटल सीट है गोवा के अंदर
40 सीट। और नतीजे क्या आए थे 2017 में? कांग्रेस को आई थी 17 सीट, बीजेपी को आई थी 13 सीट, और गोवा फॉरवर्ड पार्टी GFP इसको सीट आई थी 3, MGP को आई थी 3, Magic Moments Music Studio. Make every moment a magic moment. Powered by MDH देगी मिर्च। MDH देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी चाबी भंगड़ा तां सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे चने भंगड़ा तां सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। असली मसाले सच सच MDH। Are you from here? Just visiting. It's my last night actually. That's so many moments. एक रात में पूरी जिंदगी जी सकते हैं। Try करते हैं। हर पल जी ले तू अभी हर लम्हा है जिंदगी। Magic in your eyes, there's magic in the air. तो कैसी रही जिंदगी? Every moment was magic. There's magic. Make every moment a magic moment. इन डिब्बों में क्या है? बिटिया के नए कल की उड़ान ही तो है। इन डिब्बों में क्या है? एक नई शुरुआत ही तो है। जरूरत का हर छोटा बड़ा सामान आसान और किफायती पेमेंट ऑप्शंस के साथ पहुंचाएगी आपकी अपनी दुकान Amazon। When I was young, I'd spend my time searching for something to call mine. Now that I'm grown, will I finally know? Found something to call mine. जो कार आपके दिल में है वही कार मायने रखती है। Skoda Slavia, it's all that matters. Skoda, simply clever. पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। जेम्स बॉन्ड। हम दोनों ही दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लोगों का खात्मा करते आए हैं। ऐसा लगता है तुम मेरा ही एक साया हो, लेकिन हमारे मकसद अलग अलग हैं। ओह माय गॉड, करोड़ों को मारने वाले हैं। इस काम को खत्म करना है। देखिए No Time to Die Amazon Prime Video पर। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH। बीजेपी ने उत्तराखंड में कैलाश विजयवर्गीय को भेजा है, जिन्होंने निशंक और सीएम धामी के साथ मीटिंग भी कर ली। कैलाश विजयवर्गीय के उत्तराखंड जाने से कांग्रेस में हलचल बढ़ गई। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी को हार का डर है, इसलिए तोड़फोड़ विशेषज्ञों को उत्तराखंड भेजा जा रहा है। अपने मेंबर्स को जरूर हमने साउंड किया है, कहा है कि भाई आप सावधान रहिए और ये लोग कुछ लोगों को भरमाने की कोशिश कर सकते हो। वैसे हमारा कोई मेंबर इसमें आएगा नहीं, 2016 की छाछ के जो है जले हुए हैं, तो इसलिए बहुत हम सजग हैं, सचेत हैं
और हमको ये भी मालूम है कुछ उनके पुराने खिलाड़ी जो इस तरीके के दल बदल कराने के माहिर हैं, जो बंगाल में और बिहार में भी पीटे थे, वो उत्तराखंड में भी आए हैं अपने पुराने अनुभव के साथ, लेकिन उत्तराखंड में भी उनके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो बिहार में ट्रीटमेंट हुआ है। इसलिए भाजपा कहीं पर भी इसको सफल नहीं होने जा रही है। हाँ, जो हमारे साथी सहयोगी नेतागण आए हैं वो हमारा मॉरल बूस्टअप करने के लिए आए हैं, बाकी काम तो हम ही कर रहे हैं। बाहर नहीं ले जाएंगे अपने एमएलएस को? नहीं, हम देखिए, ये कहा जाता है कि बघेल साहब आ रहे हैं हवाई जहाज लेके, सबको यहाँ से लेके राजस्थान चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ ले जाएंगे। वो यहाँ आ रहे हैं क्योंकि हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं, और अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है क्योंकि हमें हो सकता है हम नहीं। अब देखिए दूसरी तरफ से क्या हो रही है कोशिश, उसको देखा जाएगा, मगर हमारा कांग्रेस का कहीं कोई ऐसा प्लान नहीं है। और हम तो ये प्लान कर रहे हैं, बल्कि 11-12 को किसी समय सीएलपी की मीटिंग बुला करके कांग्रेस अध्यक्ष से कहेंगे अब आप हमारी तरफ से जो है सीएलपी का अध्यक्ष नॉमिनेट कर दीजिए, लीडर नॉमिनेट कर दीजिए। तो हरीश रावत जी के मुताबिक उनके साथी जो आ रहे हैं वो मोराल बूस्ट करने के लिए आ रहे हैं, बीजेपी के जो साथी आ रहे हैं वो तोड़ने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस को दरअसल तोड़फोड़ का डर सता रहा है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। आपके आने से कांग्रेस डरी हुई है, आप जोड़ तोड़ के माहिर हो। आप तो उनसे पूछिए ना क्यों डर रहे हैं, मेरे को नहीं पता। हमारा तो 2/3 बहुमत आ रहा है, हम सरकार बना रहे हैं। क्या प्लान रहेंगे आगे दिन? हमारा प्लान है कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, मंत्रिमंडल हमारा बनेगा, 2/3 बहुमत से ज्यादा से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जब 2/3 बहुमत आ रहा है तो कैलाश विजयवर्गीय क्या करने गए हैं? सीएम का चेहरा तो धामी साहब पहले से थे, ये भी नहीं बोल सकते कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, इसके लिए ऑब्जर्वर भेजे गए हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, सबका अपना मामला टाइट है क्योंकि सबको लग रहा है पता नहीं क्या हो, किसकी जरूरत पड़ता है। अच्छा, दूसरे राज्यों में कांग्रेस के नेताओं को टेंशन हो रही है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को टेंशन ही नहीं। चन्नी जी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वो बकरी का दूध निकाल रहे हैं। यहाँ लोगों का पसीना निकला जा रहा है, वो बकरी का दूध निकाल रहे हैं। चन्नी एक गांव से गुजर रहे थे, उन्हें बकरियों का झुंड दिखाई दिया, चन्नी रुक गए, बकरी का दूध बोतल में निकाल कर दिखाया कि बकरी का दूध कैसे निकाला जाता है। ये नवजोत सिंह सिद्धू टेंशन में है कि भाई सीएम पद का कैंडिडेट भी नहीं बनाया और जिसको बनाया गया वो बकरी का दूध निकाल रहे हैं। सरकार में से किसको निकाल दिया गया, किसको रखा, जनता ने कल पता चल जाएगा, लेकिन ये अलग स्वैग है बकरी का दूध। अच्छा, भले ही सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बेफिक्र दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बेफिक्र नहीं है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस ने 2 पर्यवेक्षक अजय माकन और पवन खेड़ा को पंजाब भेज दिया। इन दोनों ने मुख्यमंत्री आवास में एक अहम बैठक भी की जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी शामिल थे। जाहिर है 10 मार्च को हर संभावित नतीजे के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन इस रणनीति को तैयार करते वक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू नहीं थे, समझ लीजिए। तो अब देखिए कल क्या स्थिति रहती है। लेकिन पाठशाला से विदा लूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि कल सुबह 6 बजे से टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे तेज नतीजे जरूर देखिएगा। सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ रहूंगा और टेलीविजन पर पहली बार रियल टाइम नतीजा और रियल टाइम एनालिसिस, एक एक जगह से क्या क्या तस्वीर आ रही है जो आपने पहले कभी किसी चुनावी परिणाम में नहीं देखा होगा, आपको कल देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।